जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IRR, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका एब्रीवेशन है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, ठीक है। ये यूज़ होता है कैपिटल बजटिंग में टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। इसका मतलब है कि जितनी भी हमने कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि ये हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। मतलब आप बैंक से पैसे लेते हैं, ठीक है, बैंक आपको बता देता है कि 2 लाख में 2 साल में इस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा या 3 साल में इस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर आपको देखना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 साल बाद उस पर 6 लाख इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगर आप उन पैसों को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि 6 साल में वो आपको उतना मतलब 6 लाख दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको कितना % प्रॉफिट देगा, कितना रिटर्न देगा, रेट ऑफ रिटर्न होता है। ये IRR क्या होता है, ये परसेंटेज है, या हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ रिटर्न है कि आपका, ठीक है, कि वो आपको कितना जो है वो रिटर्न दे रहा है। IRR डिस्काउंट रेट है, ठीक है। क्या है ये डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर जो NPV होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये एक डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर NPV क्या हो जाती है, बिकम 0, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बताता है कि हमने जो इन्वेस्ट वहाँ से कितना आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है तो अगले साल अगर आपको वहाँ से 12,000 आ रहा है या 6,000 आ रहा है, दूसरे साल अगर आपने उसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो पहले साल कितना आ रहा है, दूसरे साल कितना आ रहा है, तीसरे साल कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताती है आपके प्रोजेक्ट की कि आपको उससे कितना प्रॉफिट होगा। अगर तो मतलब कि वो आपको ये मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट, या आप IRR देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, मतलब उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। अगर तो NPV 0 है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अब आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, कितने इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 इन्वेस्ट किए हैं आपने, ठीक है। तो उसमें आपको पहले साल जो आ रहा है ना इन्वेस्ट किए, मैं भी आपको सिंपल से बताऊंगी, ठीक है। 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो आपको पहले साल फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है, 12,000 वो दे रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ये जो फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 + R, ये 0 ईयर, ये वही आ जाएगी जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, प्लस फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट ईयर की और 1 + R ओवर 1 R जो है ये आपका रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आपने देखना है। अब ये तो सिंपली कैलकुलेट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जब 2, 3 से 4 साल के लिए करते हैं तो फिर हम कैसे करते हैं। फिर NPV 0, अब ये पहले साल जो आपने इन्वेस्ट किया है -10,000 और ये पहले साल ओनली 1 आ जाएगा, प्लस अब ये 12,000 समझ लो, ये हमने लेट्स सपोज ये वैल्यूज़, ठीक है, ये 12,000 आ गया 1 + और ये पहला ईयर, ठीक है। तो ये वो 10,000 उस साइड पे चला गया, 1000 ओवर 1 + R। अब ये 1 + R एक साइड पे रह गया और ये 12,000 जाके 10,000 के नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। 3 0 से चला 1 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 1.2 आंसर आ गया। ये R इधर ही रह जाएगा, 1.2 - 1 तो 0.2, मतलब हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना 20% आ गया। अब ये तो कल से कैलकुलेशन, मतलब 1 साल की कैलकुलेशन थी तो वो हमारे पास हमने जो थी वैसे फाइंड कर ली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं। मतलब 6 साल इन्वेस्ट किया है तो 6 साल के लिए अब ये आप R कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम क्या कर लेते होते हैं, वहाँ पे हम ये R सपोज कर लेते होते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर 12, फिर 13, मतलब सॉरी 10%, पहले 10% लगा के देखते हैं, फिर 11%, फिर 12%, 13%। ज़्यादातर ये एक्सेल में कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब 2 साल के लिए अगर इनका 6,000 दे रहा है, दूसरे साल भी हमें हमारा प्रोजेक्ट 6,000 दे रहा है। अब हमने इसका रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। अब ये तो -10,000 आ जाएगा, प्लस ये 6,000 पहला साल का और ये 6,000 दूसरे साल का। देखें कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर हम मैं 3rd ईयर भी ऐड कर देती
मतलब वो हमें तीसरे साल कितना दे रहा है, 7,000 दे रहा है, सॉरी 70,000। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 7,000 ओवर 1 + R3, ठीक। तो ये कैलकुलेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हम अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करें तो हम क्या करते हैं, पहले हम रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% डाल के रेट ऑफ रिटर्न क्या करते हैं, इसी तरह 13, जहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो आपने अमाउंट मतलब 10,000 इन्वेस्ट की थी, जहाँ पे आपका रेट ऑफ रिटर्न इसके बराबर मतलब नज़दीक आ जाए, ठीक है, वहाँ वो वाला फिर आपका क्या होता है, वो आपका रेट ऑफ टर्न होता है, ठीक है। इस बात की आई होप तो समझिए। इक्वेशंस पेपर में नहीं आ जाती है, अगर एक दो आ भी जाती हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको सिंपली इसका कॉन्सेप्ट, इसका कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह आपका पता हो, तो इस तरह हम IRR जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम 2 साल का ये करें तो ये हमारे पास तकरीबन जो है वो 30% आएगा, ठीक है। फिर कुछ और इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, अगर आपके पास वो जो कैश फ्लो है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो है, जो आप फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं, तो जो कैश फ्लो कैश फ्लो अगर आपके पास कांस्टेंट आ रही है, कौन सा मेथड कैलकुलेट कर IR को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम एन्युइटी मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, पहले साल आपको उससे 50,000 आ रहा है, दूसरे साल भी 50,000 आ रहा है, तीसरे साल भी आपको उससे 50,000 आ रहा है। तो अब जो है आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एन्युइटी मेथड यूज़ करेंगे। डिफरेंट आते हैं तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फिर हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले 5 लाख आ रहा है, दूसरा 40,000 आ रहा है, फिर दूसरे साल 50,000 आ रहा है, तीसरे साल 60,000 आ रहा है, चौथे साल जैसे कि ये 40,000 ये हमने इसका फर्स्ट ईयर का मालूम करना है, ये सेकंड ईयर का मालूम करना है, फिर इसी तरह ये थर्ड ईयर का, तो ये सारे डिफरेंट हैं। तो फिर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तब हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है कि उसके बाद एक टर्म है कि अगर तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ जाएगा आपका, ठीक है, तो प्रोजेक्ट कबूल होगा। अगर IRR आपकी कॉस्ट से ज़्यादा आ गया तो फिर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्ट बराबर, अगर आपके पास ओनली 2 प्रोजेक्ट हैं और दोनों के बराबर आ जाते हैं, तो फिर हम जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएंगे। एक होता है कि इफ़ देयर इज़ 2 तरह के ना प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है प्रोजेक्ट म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। म्यूचुअली डिपेंडेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट, आपको 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट जो है वो A-B। अब इस समझ लो कि इसका 2,000 आ रही है, जो आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, सॉरी ये NPV इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है, दूसरे का 20% आ रहा है। अब जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा ना, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आपके पास 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है, एक्सेप्ट हो रहा है तो दूसरा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। अब इनकी जो IRR है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, समझ लें इसका 20% है और इसका 25% है। तो अब जिसका जो होगा ना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। ये है म्यूचुअली डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ये एक दूसरे के ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल एक B है, इनका IR जो है, अब एक का जो है वो 20% है, दूसरे का 25% है। अगर ये दोनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होते हैं तो दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्ट के अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है
इफ़ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन ऑफ एनपीवी एंड आईआर इन केस ऑफ म्यूचुअल एंड एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में देख रहे हैं हम, तो जो जिसकी फिर अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी ना, तो फिर जिसकी एनपीवी बेटर होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि समझ लें कि एक दो ए और बी प्रोजेक्ट है, एनपीवी एक की 2000 है, एक की 1000, अब इसकी ज़्यादा है। अब आईआरआर इसका 14% है, इसका 15% है। अब दोनों का चेंज है, दो की एनपीवी अगर ऐसे ठीक का आईआर 14% है, इसका 15% है, इसका आईआरआर ज़्यादा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी ना, वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में होगा।